प्रशांत किशोर के कई करीबी थे, वो ये जानते थे कि नीतीश कुमार हो सकता है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की एक बार फिर से नज़दीकी बढ़ जाए और तीसरे फ्रंट का, जिसको लेकर के नीतीश कुमार कहते थे कि पहला दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं, पहला फ्रंट होगा उनका फ्रंट। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जब मिले तो नीतीश ने कहा कि प्रशांत किशोर मिलने आए थे और प्रशांत किशोर का कहना था कि नीतीश कुमार ने बुलाया था। तीसरा विकल्प भी पैदा हो गया है और वो तीसरा विकल्प आपने देखा कि इस बार उपचुनाव जो 4 सीटों पे हुए उसमें भी तीसरा विकल्प मैदान में उतरा और निश्चित रूप से अंतर पैदा कर रहा है। तेजस्वी यादव भी जानते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को कई सीटों पे इसका लाभ मिला है और इसमें अब तो कहानियां और भी कई कहे जाने लगी हैं कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से बहुत सारी सीटों पर फायदा मिला। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरा से लौट करके पटना चले आए हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि जब जब पटना से बाहर नीतीश कुमार गए थे तो हरियाणा में एक निजी कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए गए थे। उस कार्यक्रम में उनके पुत्र निशांत भी शामिल थे और इसको लेकर के बहुत सारी बातें चर्चाएं चली। कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे करके निशांत को आगे ला रहे हैं फ्रेम में और निशांत को ही वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और उनको कमान संभालेंगे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक और बात पैरेलली चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने की बात। आपने सुना होगा कि जब 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे एनडीए छोड़ करके, तो उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी पार्टी और उनकी कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र थी और उसके चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से नाता तोड़ा है, क्योंकि उन्हें पार्टी भी चाहिए और बिहार के बेहतरी के लिए कुर्सी भी चाहिए। इन सभी बातों को लेकर के जब चर्चा इस पर शुरू ही हो गई है तो आपको वो पहलू जानने होंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने ये बातें क्यों कही। पहली बात, नीतीश कुमार को लेकर के उनकी पार्टी के भीतर जब उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हुई थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत नीतीश कुमार में है। ये बात कोई नई नहीं थी। 2013 आपको याद होगा, 2013 में भी ऐसी ही कुछ बातें हुई थी जब सुशील मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता बिहार के, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियां, सारी जो ज़रूरतें हैं वो सब उनमें है, किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ, नीतीश कुमार उससे नाराज़ भी हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर एनडीए में कोई सबसे ज़्यादा कैपेबल व्यक्ति है तो वो नीतीश कुमार है। ये सब कुछ हो गया और ये सब कुछ होने के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार तब नाराज़ थे। तब भी जदयू का सवाल खड़ा हुआ था। जदयू का सवाल उसके बाद 2013 में खड़ा हुआ, जब सर्वाइवल के दौर से जदयू गुजर रही थी और जदयू लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटों पर आकर के टिक गई थी। तब भी जदयू के सर्वाइवल का सवाल था और नीतीश ने एक फैसला लिया था कि वो महागठबंधन, यानी जिसके विरुद्ध 2005 में चुनाव जीत करके सत्ता में आए, उन्हीं के साथ अब वो चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा हुआ भी। 2015 का चुनाव लड़े नीतीश कुमार और फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। इसके बाद 2017 में उन्हें फिर से लगने लगा कि उनकी पार्टी और उनका सरकार संकट में है, डोमिनेट कर रहे हैं लालू प्रसाद, तो नीतीश कुमार ने फिर से अपना पाला बदल लिया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसके बाद आपने देखा होगा कि 2022 में क्या हुआ। इसके बाद आपने देखा होगा कि 2024 में नीतीश कुमार ने अचानक से फिर फैसला ले लिया कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। लेकिन उसी एनडीए के साथ जाने के पहले ये कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगी, नीतीश कुमार का अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि हमने कहा था कि नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करना और नीतीश कुमार को कमज़ोर समझने की भूल, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, उसके लिए बड़ा घातक होगा। नीतीश कुमार ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन से नाराज़ हैं, तो दूसरी तरफ एक बात और लग रही थी कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। यही कारण था कि आपने एक बहुत बड़ी बात सुनी होगी और वो बात थी कि प्रशांत किशोर तब उनके यात्रा का लगभग 1 साल से ज़्यादा यानी 1.5 साल के करीब हो चुका था।
इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो अचीव किया था, जो लोगों से बातचीत हुई थी, उसके आधार पर उनके लोग, उनके करीबी ये बात कहने लगे थे कि लगभग 20 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उसके पीछे की रणनीति जो थी, कई बार ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, अब तो वो उस बात को कहने में कोई उज़्र नहीं है कि प्रशांत किशोर के कई करीबी थे, वो ये जानते थे कि नीतीश कुमार, हो सकता है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की एक बार फिर से नज़दीकी बढ़ जाए और तीसरे फ्रंट का, जिसको लेकर के नीतीश कुमार कहते थे कि पहला दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं, पहला फ्रंट होगा उनका फ्रंट। नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी और इस बीच में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद बहुत सारी किरकिरी भी हुई थी, लेकिन राजनीति में इन सब बातों का कोई महत्व होता नहीं है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जब मिले तो नीतीश ने कहा कि प्रशांत किशोर मिलने आए थे और प्रशांत किशोर का कहना था कि नीतीश कुमार ने बुलाया था। इससे ठीक पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस भी चाहती थी प्रशांत किशोर के साथ आगे कंटिन्यू करना, लेकिन जो शर्तें थी प्रशांत किशोर की वो शायद मंजूर नहीं हुई। यही कारण है कि प्रशांत किशोर को अपने लिए एक रास्ता अलग से बनाना पड़ा। तीसरा विकल्प भी पैदा हो गया है और वो तीसरा विकल्प आपने देखा कि इस बार उपचुनाव जो 4 सीटों पे हुए, उसमें भी तीसरा विकल्प मैदान में उतरा और निश्चित रूप से अंतर पैदा कर रहा है। अब ये सभी परिस्थितियां तो आपके सामने हमने रख दी, लेकिन इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने की साजिश जो है, उसकी खबरें आते आते अचानक से चुप भी हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, विराम लग जाता है, लेकिन फिर से वो बातें शुरू हो गई हैं। क्यों? तो आपको हमने बताया कि जब 2020 में नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ने गए तो वहाँ उनके सामने चिराग पासवान आए और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बुरी तरह से कमज़ोर किया, मात्र 43 सीटों पर ला करके पटक दिया। ये बातें चिराग पासवान भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है और ये बात तेजस्वी यादव भी जानते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को कई सीटों पे इसका लाभ मिला है और इसमें अब तो कहानियां और भी कई कहे जाने लगी हैं कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से बहुत सारी सीटों पर फायदा मिला, जो 2025 के चुनाव में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अगर वर्तमान स्वरूप में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन रहता है तो। इस बात के बाद 2020 में नीतीश कुमार 43 सीटों पे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें ज़बरदस्ती बना दिया है। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से विजय कुमार सिन्हा, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके साथ और नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा। ये एक कहा जाता है कि रणनीति के तहत थी, नीतीश कुमार को भड़काने और उनको कोई ना कोई इस तरह की का फैसला लेने के लिए मजबूर करना था, जिससे कि जनता दल यूनाइटेड में बिखराव हो और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे सके। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का कौन नहीं जानता है, ये टकराव भी अच्छी तरह से लोग जानते हैं। ये टकराव तो इस स्टेज पर पहुंच गया कि 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाकर के इंडिया गठबंधन में गए तो सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध करके ये प्रण ले लिया था कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, तभी पगड़ी उतारेंगे। परिस्थितियां फिर बदली और परिस्थिति बदलने के साथ साथ मलाल जो मन में रहता है वो हो ही जाता है। जब नीतीश कुमार के मन में ये मलाल है कि बार बार नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट करती है भारतीय जनता पार्टी, कमज़ोर करने की कोशिश करती है, डराती है, तो क्या नीतीश कुमार को मौका मिलेगा तो ये उसको बदलने का कोशिश नहीं करेंगे? चंद्रबाबू नायडू का भी वही स्थिति है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सम्राट चौधरी को आपने देखा होगा कि पगड़ी तो भले उतार दिया है, लेकिन सम्राट चौधरी के काम करने का तरीका, विजय सिन्हा के काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में डोमिनेट तो कर ही रही है, बिहार में भी अपनी रणनीति अलग से बना रही है। वहीं नीतीश कुमार के साथ तो नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसी मंच पर वो ज़्यादा तवज्जो जो है वो चिराग पासवान को दे रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार नहीं गए, झारखंड के चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन चिराग पासवान सभी जगह घूम रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? ये सभी बातें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जोड़ घटाव कर रहे हैं और नीतीश कुमार की टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे पर सोचने ही नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार 23 तारीख को जब 4 विधानसभा का और 2 राज्यों का
दो राज्यों में, खास करके महाराष्ट्र में जब चुनाव परिणाम आएगा तो उससे बिहार को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है, लेकिन उसके परसेप्शन से बिहार को असर पड़ना है। तो झारखंड में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो यहाँ भी एक परसेप्शन बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं है। नीतीश कुमार को फैसला लेना पड़ेगा और नीतीश कुमार 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इस 23 तारीख के इंतजार के बीच में कई तरह की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उससे कोई इनकार नहीं भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जितना आगे बढ़ रहे हैं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब बेलागंज में ही समझ लीजिए आप, MY समीकरण में सेंधमारी अगर कर देते हैं प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले, लेकिन नीतीश कुमार को सवर्णों ने वोट किया या नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार को भाजपा के वोटरों ने सपोर्ट किया कि नहीं किया, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। नीतीश कुमार को अति पिछड़ा समाज ने वोट किया या नहीं किया, एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो वहीं एक सवाल ये भी हो जाता है कि दलित समाज ने नीतीश कुमार को वोट किया कि नहीं किया, ये भी एक सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान उस गठबंधन का हिस्सा हैं और वोट मांगने भी गए थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच में एक और खेल नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की और नीतीश कुमार के विरुद्ध साजिश करने की है। यानी कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार को चेंज होने से, बदलने से ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे अगर इसमें 23 तारीख को परिणाम आता है। और जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उस परिस्थिति में तिरहुत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य जो घटक दल हैं एनडीए के, आगे तो बढ़ा दिया नीतीश कुमार को, उम्मीदवार तो उन्होंने दे दिया अभिषेक झा को, लेकिन अभिषेक झा का सपोर्ट कौन कितना कर रहा है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अशोक चौधरी के साथ साथ सारे लोग लगातार बेलागंज में थे। तो वहीं आपने देखा होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव की घोषणा से पहले गोदी में लेकर के घूम रहे हैं अभिषेक झा को। देवेश चंद्र ठाकुर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तिरहुत के इन चारों जिलों में उनका एक अलग तरह का लोगों के बीच में अपीयरेंस है, लोगों का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, और यही कारण है कि अभिषेक झा को अपनी गोद में लेकर के वो घूम घूम करके लोगों को अभिषेक झा को वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या इतना से नीतीश कुमार और मिल करके जो अभिषेक झा को देवेश चंद्र ठाकुर जिता देंगे? टिकट तो दे देना आसान था क्योंकि सिंबल था जदयू के पास, जदयू किसी को भी सिंबल दे सकती थी। अभिषेक झा को खड़ा करके उन पर कई तरह के अब जो कहा जा रहा है कि वहाँ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बागी, भाजपा के भी कई बागी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए थी, किसी लोकल उम्मीदवार को उतारना चाहिए था। कई लोग बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर के विरोध में लड़ने वाले लगातार डॉक्टर विनायक गौतम, वो चुनावी मैदान में है। अब तो जनसुराज ने उनको सपोर्ट भी कर दिया है। और जनसुराज, इससे पहले आपको याद होगा कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो MLC चुनाव हुए थे उसमें भी सपोर्ट किया था आफाक अहमद को, वो भी जीत करके आ गए। एक बार फिर से विनायक गौतम का नाम आना, और आपको याद होगा कि 6 महीने पहले ही हमने बताया था कि विनायक गौतम जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन तैयारियां उनकी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अब इन सभी में जो राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार दिया है गोपी किशन को, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवार बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि सीधे अभिषेक झा को टक्कर दे सकें। बीच में विनायक गौतम आ गए हैं। अभी कई लोग इसमें हैं। एक लाइन से आप देखिएगा तो लगभग 8 से 9 ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं जो कंप्लीट लड़ाई में हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को पहुंचा रहे हैं वो चिराग पासवान के पुराने छत्रप हैं। हालांकि अब वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन नामांकन से 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दिया। लेकिन एक बात कहा कि वो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से अलग नहीं हुए हैं और उसी आइडियोलॉजी, उसी व्यू पर, विजन पर वो काम कर रहे हैं। आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें राकेश रोशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभिषेक झा के साथ देखने के लिए चेहरा तो नज़र आ रहा है जनता दल यूनाइटेड का हो, RLM का हो, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का हो, भाजपा का हो, या फिर
चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का हो, लेकिन ये सिर्फ उनके साथ चलने वाले चेहरे हैं। लेकिन असल काम ये सभी मिलकर के सबसे मजबूत उम्मीदवार राकेश रोशन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भी चाहती है कि राकेश रोशन लड़ाई में रहें, क्योंकि मजबूत उम्मीदवार हैं और गोपी किशन को हल्के में ले रही है। अगर जरूरत पड़ी तो राकेश रोशन के लिए कहीं ना कहीं वो सारा विषाद बिछाने के लिए तैयार सभी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बागी हैं वो भी इस बात को लेकर के तैयारी कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो राकेश रोशन को सपोर्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी काफ़ी लोगों में मनमुटाव है और काफ़ी लोग विद्रोही तेवर अपना चुके हैं। खास करके लोकसभा चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर से नाराज लोग इस खेमे का हिस्सा हैं। बहुत जल्द आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि कई दिग्गज हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ करके आए हैं, जीते हैं, या फिर उनका बिहार की राजनीति में एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो किसी दल से हों, किसी जातीय गठबंधन के नेता हों या फिर कोई और, वो सभी जो है धीरे धीरे करके नीतीश कुमार के उम्मीदवार के विरुद्ध एक गोलबंदी करना शुरू कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा काम एक ऐसा शख्स कर रहे हैं जो बहुत जल्द आप लोगों के सामने फ्रेम में आएंगे। एक कंपनी है जो इस फ्रेम में आने वाली है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के आप एक बात तो समझ लीजिएगा कि जिस तरह से सब कुछ चल रहा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार के विरुद्ध एक बड़ी साजिश की जा रही है, जिससे कि नीतीश कुमार की जेडीयू समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के सामने इस बात को लेकर के अड़ गए हैं कि अब उन्हें बार बार नीतीश कुमार जो माफ़ी मांग रहे हैं उसके पीछे कारण भी यही है। नीतीश कुमार को यह बार बार समझाया जा रहा है कि अब आपके लिए कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी के अलावे। ऐसे लोग बार बार नीतीश कुमार को दबाव बना रहे हैं कि वो आगे कोई भी फैसला न ले, लेकिन नीतीश कुमार है, कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार को ये पता चल जाएगा और जब इस बात का भंडाफोड़ होना शुरू हो चुका है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को रोकने से सभी किनारा कर लेंगे। नीतीश कुमार जब फैसला ले लेते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते हैं, ब्रह्मा की भी नहीं सुनते हैं। एक बार फिर से 23 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। खास करके तिरहुत का चुनाव देवेश चंद्र ठाकुर और नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नीतीश कुमार को अगर कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ अभिषेक झा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये प्रतिष्ठा नीतीश कुमार की है कि आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को खूंटा गाड़ना है कि वो एनडीए को संचालित करने की सारी क्षमता अर्हता रखते हैं। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।